गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, बट हम इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठे और उसके अंदर नोट करें। जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नोट करें। जितना हम नोट करेंगे उतना ही अपने लिए बेटर होगा। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with concept of heat and temperature and their relation to energy and work। कहने का मतलब है कि जो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उनको हम यहाँ देखेंगे और उनको एनर्जी और वर्क के साथ रिलेट करेंगे, उनका संबंध स्थापित करेंगे, उनका रिलेशन ऑब्जर्व करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। वी कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज ए माइक्रोस्कोपिक science which deals with work systems and tells us about system as a whole। जो मैक्रोस्कोपिक यानी बिल्कुल आप जो माइक्रो चीजें पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पढ़ते हैं, उससे थोड़ी सी अपसाइड, थोड़ी सी बड़ी जो साइंस है जिसको अपन मैक्रो साइंस बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक साइंस बोलते हैं, उसको भी हम साथ के साथ स्टडी करेंगे और उसको बल्क सिस्टम में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच डिस्क्राइब्स द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कौन कौन सी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, कौन कौन सी इरिवर्सिबल है, ये भी हम पढ़ेंगे। फाइनली वी विल लर्न ऑन व्हाट प्रिंसिपल हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड कार्नोट इंजन वर्क। है ना, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, हीट इंजन कैसे, या कार्नोट इंजन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इनके बारे में जानते हैं, नाम सुना हुआ है आपका? अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस मैकेनिक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है, इसको देखो। In thermodynamics, we consider only the state of object. That means we will only consider microscopic variables like pressure, volume, and temperature. In mechanics, we consider the motion, velocity, and acceleration of the object. कहने का मतलब है कि हम उसकी जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इनके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जबकि मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? उसकी मोशन है, वेलोसिटी है और उसके एक्सेलरेशन जो होता है या उसका जो मोमेंटम होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हमें सबसे पहले ये समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। जैसे एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम एक गन को फायर कर रहे हैं, गन को हम क्या कर रहे हैं? इससे बुलेट फायर कर रहे हैं। तो इन मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इन मैकेनिक्स, if a bullet is fired from a gun, we will consider the motion of the bullet। कितनी दूर बुलेट जाएगी, कितनी पीछे आपकी जो गन है वो पीछे की साइड में रिपेल होगी, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। इस वेलोसिटी पढ़ते हैं, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बुलेट का, वो सब हम स्टडी करते हैं। कंसिडर ए सेकंड सिनेरियो वेयर बुलेट इज फायर्ड ऑन ए वॉल। एक और हम नया आपके सामने दृश्य है कि बुलेट को हम इसके ऊपर फायर कर रहे हैं। When it hits the wall, its kinetic energy gets converted to heat. Due to the heat generation, there will be a change in temperature and the internal energy of the bullet। जब ये फायर होगी और बुलेट जब जाकर दीवार में लगेगी तो वहां पर उस बुलेट के अंदर जितनी इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। दीज आर द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स विच वी विल स्टडी इन द थर्मोडायनेमिक्स। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में इससे पढ़ेंगे कि भाई उसके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया, है ना, गन का टेम्परेचर कितना हाई हुआ जब हमने इसको फायर किया, बुलेट, है ना, और उस दीवार में जब कितनी अंदर जाएगी उस दीवार में, उस वॉल में, ये हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में।
लेकिन उसका टेम्परेचर में क्या चेंज होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, दैट विल बी स्टडीड इन द थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया होगा कि उसमें किन कंसेप्ट की हम स्टडी करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, टर्म्स पढ़ते जाओ, टर्म्स सब समझ में आ गई तो सब बढ़िया है, फिर समझ में आता जाए। Two systems are said to be in thermal equilibrium if the temperatures of the two systems are equal। यानी दो सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है, इसका मतलब हम सिंपली उसको कह देंगे कि वो दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्या वो इक्वल होना चाहिए, टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए दोनों सिस्टम का। In mechanics, if the net force on the system is zero, the system is in equilibrium। है ना, मैकेनिक्स में हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। यहाँ हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है ना, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है, टेम्परेचर इक्वल है। इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम मींस ऑल द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डोंट चेंज विद टाइम, दे आर कांस्टेंट थ्रू आउट। और ये सब कब पॉसिबल होगा, जब टेम्परेचर इक्वल हो। Example, consider two bodies at different temperatures, one is at 30 degree and another at 60 degree, then the heat will flow from the body to the higher temperature to the body at the low temperature। यानी जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होगी। हीट विल फ्लो टिल बोथ बॉडीज एक्वायर सेम टेम्परेचर। कब तक होगी, जब तक कि सेम टेम्परेचर एक्वायर नहीं हो जाए। This state when there is no heat flow between two bodies when they acquire the same temperature is known as thermal equilibrium। कब तक होगा हीट ट्रांसफर, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ अब ये चीज दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। In the above case, if consider hot cup of coffee will become cold। देखो hot cup of coffee है तो उसको अगर हम खुले में रखेंगे तो उससे हीट ट्रांसफर होगी आसपास के एनवायरनमेंट में। और ये कब तक होगी, जब तक कि इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और कॉफी का टेम्परेचर दोनों सेम ना हो जाए, तब तक यहां से फ्लो ऑफ हीट एनवायरनमेंट में होता रहेगा। क्लियर, हाँ। थर्मल इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए बॉडीज हीट ट्रांसफर करती है। हीट ट्रांसफर क्यों होता है, टू गेट द थर्मल इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, किस किस प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम। है ना, अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, अब चेंज नहीं होगा, इसलिए वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज ओवर द टाइम। यानी उन दोनों का सिस्टम जो है, कंपोजिशन है, इंटरनल जो मोलेकुलर स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, two systems are said to be in mechanical equilibrium with each other if the pressure of the system doesn't change with it। हाँ, प्रेशर चेंज नहीं होता है। प्रेशर का मतलब हुआ कि जो उसके अंदर जब प्रेशर चेंज कब होता है, जब उसके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्सेज हो। जब अनबैलेंस्ड फोर्सेज नहीं होंगे तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर हमें गेन करें। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रेशर टर्म की बात कर रहा है ये एक्सटर्नल प्रेशर है। अगर हम इंटरनल प्रेशर की बात करेंगे तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा एंड इट रिजल्ट्स इन द टेम्परेचर चेंज। चलो आगे हैं, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ये अपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, जब सारे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट है। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, टेम्परेचर और एक चीज और था, क्या था, प्रेशर,
टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों चेंज नहीं होने चाहिए। नाउ सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम किसे कहेंगे, सराउंडिंग किसे कहेंगे। ए सिस्टम इज डिफाइंड एज एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का कोई भी वो पार्ट एनक्लोज बाय सम बाउंड्री, जिसकी कुछ बाउंड्री हो, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, जिससे हीट का एक्सचेंज या एनर्जी हो रही है, जिसमें एक्सचेंज या एनर्जी यानी हीट या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसे हम कहेंगे सिस्टम। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, उसमें से हम एक बाउंड्री वाला ऐसा छांट लें जहां से हीट या एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, चाहे आप सराउंडिंग में दे रहे हैं चाहे सराउंडिंग से ले रहे हैं, इसे हम इस बाउंड्री एनक्लोज बाउंड्री वाले जो अपना पार्ट है इसे हम बोलेंगे सिस्टम। व्हाट इज सराउंडिंग, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट ए सिस्टम, यानी इसके अलावा जितना भी पार्ट है, इस एनक्लोज्ड बाउंड्री के अलावा जितना भी यूनिवर्स है, ये यहाँ पर जितना भी ये जो जगह है ये सब किस में आएगी, यूनिवर्स में आएगी या सराउंडिंग में आएगी। किस में आएगी, सॉरी सराउंडिंग में आएगी। एक्सेप्ट सिस्टम, जितना भी यूनिवर्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। For example, if we consider a hot coffee in a kettle, then kettle is the system and everything else is the surrounding. यानी अगर केटल में एक कॉफी है तो केटल जो है वो सिस्टम है, और इस केटल के अलावा जितना भी एरिया है वो जितना भी जो जगह है उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग कंस्टिट्यूट यूनिवर्स, दोनों मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। केटल विथ हॉट कॉफी कंस्टिट्यूट सिस्टम एंड एवरीथिंग एल्स अराउंड इट सराउंडिंग। ये रिपीट हो गया। ए सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट डिपेंड्स ऑन। सिस्टम कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, जब वहां से किसी भी प्रकार की एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, ये सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, इससे सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं। सिस्टम जैसे केटल वगैरह होती है तो गर्म रहती है अंदर से, जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है, वो उसकी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ए कप ऑफ हॉट टी आफ्टर सम टाइम बिकम्स कोल्ड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये आप लोग जानते हैं हॉट कॉफी से, ये एक सिस्टम है, वहां से ट्रांसफर होती है हीट सराउंडिंग में, और एक समय बाद में दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। ठीक है, अब वहां से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, इसका मतलब वो एक सिस्टम बन गया है। द नेचर ऑफ द वॉल डिवाइडिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये तो हम जानते हैं, है ना। ये जो कप है ये नेचर ऑफ वॉल हो गई। कप क्या हो गया, नेचर ऑफ वॉल, है ना, क्योंकि ये इस हीट ट्रांसफर को रोकता है। यहां से अब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इफ द वॉल इज एडियाबैटिक, अब यहां से टर्म्स आनी शुरू हो गई है, एडियाबैटिक। If the wall is adiabatic, then there is no flow of heat between the system and surrounding, as it is an insulating wall. क्योंकि ये insulating wall है, ये जो कप की जो walls है ये क्या है, insulating walls है। यहाँ adiabatic wall है, यहाँ से अब heat transfer नहीं हो सकती। If the wall is diathermic, then the flow of heat will take place between the system and surrounding, as it is a conducting wall. यानी अगर कोई ऐसा है, जैसे मान लो मैं आयरन का या किसी मेटल का यहाँ पर बना लूं तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की जहां से हीट ट्रांसफर होती है सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में, उसको हम बोलते हैं डाइथर्मिक। समझ में आ गई बात। ये डाइथर्मिक कौन सी होगी, जो कंडक्टिंग वॉल होगी। जब कंडक्टिंग वॉल होगी और जो वॉल होगी उसको हम कंडक्टिंग वॉल को क्या बोलेंगे, डाइथर्मिक वॉल। और एडियाबैटिक में जब हीट ट्रांसफर नहीं होती है। टाइप्स ऑफ वॉल्स, कौन कौन सी टाइप होती है। एडियाबैटिक वॉल, इट इज एन इंसुलेटिंग वॉल विच डजंट अलाउ हीट टू फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। This means temperature of both the system won't change with time.
consider two systems A and B as shown in the figure, which are separated by adiabatic wall. Let pressure and volume will be P1 V1 and P2 V2. ये एक adiabatic wall है ना, दो सिस्टम है, एक सिस्टम को नाम दिया हमने A, एक सिस्टम को नाम दिया हमने B, और दोनों के बीच में एडियाबेटिक वॉल है, यानी यहां से किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. बोथ आर इन द सेम टेम्परेचर एज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम, है ना, सेम टेम्परेचर पे है, कोई किसी प्रकार का फ्लो नहीं हो रहा है. देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन A and B as they are separated by an adiabatic wall. Both these systems are also separated from the surroundings by adiabatic wall, which means there is no flow of heat between A and surrounding and also B and surrounding. समझ में आया? ये यहां से भी adiabatic wall है कि यहां से किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, है ना, थर्मस फ्लास्क. थर्मस में हम चाय वगैरह कॉफी वगैरह डालते हैं तो उसका सराउंडिंग में किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं होता है. इसी वजह से उस थर्मस के अंदर जो मटेरियल है, चाहे चाय या कॉफी है, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है. जो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एडियाबेटिक वॉल से गिरा हुआ है. हीट ट्रांसफर डू नॉट टेक प्लेस. डायथर्मिक वॉल, it is a conducting wall which allows to flow the heat between any two systems. Consider two systems A and B which are separated by a conducting wall. System A is at high temperature T1, pressure P1 and volume V1, and system B is at the lower temperature T2, P2 and V2. यानी दो सिस्टम है, एक को नाम दिया हमने A, दूसरे को नाम दिया हमने B. तो A जो है उसके अंदर जो तीनों ही मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है P1, V1 और T1, दैट इज लार्जर देन P2, V2 एंड T2, यानी ज्यादा है इससे. इसका मतलब ये हुआ कि A से हीट ट्रांसफर हो रही है B की तरफ. There is a flow of heat from a system of higher temperature to the system at the lower temperature till the system reach thermal equilibrium. इसका एग्जाम्पल है a vessel made of metals like copper or aluminum has diathermic walls. मेटल का अगर हम यूज करेंगे तो वहां हमें डायथर्मिक वॉल्स मिलेगी, उन कंडक्टिंग वॉल्स मिलेगी, उनके थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकता है. तो ये क्लियर हो जाना चाहिए अब कि डायथर्मिक वॉल और एडियाबेटिक वॉल में क्या डिफरेंस है. ठीक है, चलो ये चीज हम पढ़ चुके हैं. कप ऑफ टी, कॉपर वेसल. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पहला लॉ हम पढ़ रहे हैं इस लेसन का, तो आप लोग बढ़िया से देखिए इसको. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम थ्रू ए थर्ड सिस्टम सेपरेटली, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर आल्सो. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जब दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, किसके साथ? थर्ड सिस्टम के साथ, तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास तीन सिस्टम है, एक को मैंने नाम दिया A, दूसरे को नाम दिया मैंने B और तीसरे को नाम दिया मैंने C. अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मैं कह सकता हूं कि A और B आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ना. इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, देन दे आर आल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आल्सो. ठीक है, अच्छा, इसकी और क्या क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं नीचे. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स suggested that there should be some physical quantity which should have same value for the system to be in the thermal equilibrium. जीरोथ लॉ से हमें ये भी क्लियर होता है कि कोई न कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो इन दोनों में सेम है. जब हम इनको थर्मल इक्विलिब्रियम में कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर कोई न कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो सेम है. और उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा गया?
है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी ये डिसाइड करती है कि दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में दो चीजें है या नहीं है। Temperature is the quantity which determines whether the system is in thermal equilibrium with the neighboring system. When the temperature becomes equal, then the flow of heat stops. जब दोनों सिस्टम के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हीट का फ्लो रुक जाता है। और थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या कहते हैं, ये कौन कौन से हैं, इनको और हम स्टडी कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज व्हिच डिटरमाइन द thermodynamic equilibrium state of a system. These macroscopic quantities are known as thermodynamic state variables. Since the macroscopic quantities describe the behavior of the thermodynamic system, it is known as thermodynamic. As they determine the state of the system, ये हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, मैं आपको वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां तक हम पहुंच रहे हैं। As they determine the state of the system, that is pressure, volume and temperature at one particular time, they are known as thermodynamic state variables. है ना, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हुए? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दैट विल बी ऑलरेडी स्टडीड, हमने पहले ही इसको पढ़ लिया था। प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, मास M, इंटरनल एनर्जी U आर द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। यानी चेंज किस किस में आता है? जब थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर चेंज होता है। ये सारे वेरिएबल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। These variables can tell us the position and condition of any gas at that particular time. ये अगर हमें पता हो तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं उस गैस की, है ना। कोई भी गैस है, अगर हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, इंटरनल एनर्जी ये सब पता हो तो हम उसकी पोजीशन स्टडी कर सकते हैं। सिस्टम not in equilibrium cannot be described by the state variables. It means the macroscopic variables are changing with time and they are not constant. ये आपस में ये चेंज होते रहते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है। The partition is in the box suddenly removed, leading the free expansion of the gas a mixture. ये इसका जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि ये जो पार्टीशन किया हुआ था दो, है ना, यहाँ पर गैस भरी हुई है, यहाँ पर वैक्यूम है या खाली है, हवा मतलब नॉर्मल बिहेवियर वैक्यूम है, ऐसे मान लीजिए। जैसे ही मैं इस पार्टीशन को रिमूव करूंगा, इट विल चेंज द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पर मैं इसको जब इधर इस पिस्टन को इस साइड में खींचूंगा तो इसका मतलब इस समय भी इस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। द पार्टीशन इसी को लिखा है इसने, द पार्टीशन इन द बॉक्स इज सडनली रिमूव्ड लीडिंग टू द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस। जो पार्टीशन ऑफ द बॉक्स जब हटाया उस पार्टीशन को तो वहां उस गैस का एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडरगोइंग एन एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन। In both situations, the gas is not in equilibrium and cannot be described by the state variables. यानी जब गैसों का मिक्सचर होता है तो ये एक इसके अंदर एक जो गैसेस का मिक्सचर होता है एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन के टाइम, तो उस समय वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, तो हम उसको नहीं कह सकते कि ये स्टेट वेरिएबल्स जितने भी हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनको डिफाइन करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो तेजी से बदलते हैं, है ना। इसका मतलब हम तभी बता सकते हैं कि इस गैस का टेम्परेचर अभी कितना है, वॉल्यूम कितना है। कब बता सकते हैं? जब वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसका मतलब उसके स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं और कंटिन्यू चेंज होने की वजह से हम उसको बता नहीं सकते। नाउ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स।
एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कौन से हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन से हैं? देखिए, they indicate the size of the system, which means extensive variables are those that depends on the mass of the system or the number of particles in the system. Example, volume, mass, internal energy. If we consider a system whose mass is greater than the size of that system is greater, all these depends on the size of the system. ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करने वाले जितने भी वेरिएबल हैं, और ये वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक तो वॉल्यूम, बिल्कुल साइज बड़ा होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा, मास, इंटरनल एनर्जी, ये तीनों वेरिएबल्स कौन कौन किस टाइप के हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है। इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? दे डोंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर, इनको साइज से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये इंटेंसिव टाइप के वेरिएबल्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वॉल्यूम, मास एंड इंटरनल एनर्जी। और इंटेंसिव कौन कौन से हैं? प्रेशर एंड टेम्परेचर। It only depends on the state of the system at that particular time. It does not depend on the how the system has reached that state. है ना, वो इस सिस्टम में कैसे पहुंचे, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे पहुंचे इस स्टेट तक, कैसे भी पहुंचे हो, लेकिन अब जो पोजीशन है उस पर्टिकुलर टाइम पर जो पोजीशन है उसको बताते हैं, है ना। अब भी टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कैसे हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह हुआ या एक्सटर्नली कुछ उसको हीटअप किया गया, क्या हुआ, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, उस प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट देखते हैं। In figure A shows a box at rest where the internal energy for a gas inside the box is sum of the kinetic and potential energies of its molecules. यहाँ पर ये रेस्ट के ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स रेस्ट में है, इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो इन मोलिक्यूल्स के, जो अंदर मोलिक्यूल्स है गैस के, उनकी इंटरनल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका सम होगा, राइट, दैट विल बी द टोटल इंटरनल एनर्जी। इन फिगर बी अब ये बॉक्स मूव कर रहा है, if the same box is pushed and start moving as a whole with some velocity, the kinetic energy of the box is not to be included in U. समझ में आया? अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये इस इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड नहीं कर सकते, ये तो एक्सटर्नली दिया है ना। हाँ, समझ में आई कहानी? ये तो एक्सटर्नली मूव किया है ना हमने, किसको? प्रेशर डाल के, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसका हम आज नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस मूवमेंट के कारण, इस मोशन के कारण, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंटरनल एनर्जी। टू डिफरेंट मोड्स टू चेंज द इंटरनल एनर्जी आर हीट एंड वर्क। ठीक है, ये दो मोड है जिससे हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। हीट को हीट से कैसे कर सकते हैं? कंसिडर ए बॉटल एंड ए बैलून आर टाइड एट द नेक ऑफ द बॉटल। When we heat the bottle, due to the difference in the temperature, heat flow takes place. As a result, balloon blows up. This is due to transfer of heat, kinetic energy and potential energy changes from bottle to the balloon. This result in the change of the internal energy. क्या हुआ है कि ये neck of the bottle के ऊपर एक बैलून यहाँ पर बांधा हुआ है, और जब हम इसको हीट अप करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और इससे क्या होगा कि ये बैलून जो है ये ब्लोज अप होगा, इसकी साइज बढ़ेगी, और जब साइज बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। और ये चेंज कहाँ से मिला? जब यहाँ से हमें हीट ट्रांसफर हुई है, इस बोतल में जो मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर हुई है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, और इसका रिजल्ट हमें बैलून के फूलने के रूप में देखने को मिला है। We can do some work on the system. In this case, system is bottle with a balloon tied, है ना। अभी सिस्टम क्या है? एक ऐसी बोतल है जिसके अंदर बैलून बंधा हुआ है, यही सिस्टम है। As a result in the kinetic energy of the system change, है ना। ये जो हमने वर्क किया सिस्टम, यहाँ इंटरनल एनर्जी हीट ट्रांसफर हुआ, आपको बताया था ना अभी, हीट ट्रांसफर, हीट एंड वर्क, ये दो चीजें हैं जो
मोड है इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए। जब हमने हीट ट्रांसफर किया इस बोतल में, हीट दी इसको, तो क्या हुआ कि यहाँ पर वर्क हुआ, है ना भाई, वर्क हुआ ना। बैलून को ब्लोज अप किया आपने, बैलून फूल गया, इसका मतलब यहाँ पर वर्क हुआ। और कितना वर्क हुआ, उस जो हीट दिए, कितनी हीट दिए उसके इक्वल अमाउंट में वर्क होगा। Internal energy increases when the system absorbs heat and some work is done on the system. Similarly, internal energy decreases if we change the condition. अगर हम इसको और ज्यादा ठंडा करें तो भी बैलून है वो उसके अंदर से उसकी वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब हम जैसे ही कंडीशन चेंज करेंगे यहाँ पर उल्टा आपको वर्क देखने को मिलेगा। हाउ इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क एंड हीट। क्या इंटरनल एनर्जी वर्क और हीट को ही कहेंगे या किस तरह अलग है? देखो, हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स अनलाइक इंटरनल एनर्जी। हमने इंटरनल एनर्जी यू की बात की थी, ये स्टेट वेरिएबल है। हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल नहीं है। दे आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम रिजल्टिंग इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो दो मोड है, हीट और वर्क तो दो मोड है जो कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम आते हैं, है ना। हाँ, और तो इंटरनल एनर्जी को हम हीट एंड वर्क से कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ वी कम टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा और पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने एनर्जी कंजर्वेशन में यही तो पढ़ा है कि एनर्जी को हम न तो पैदा कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। यही एनर्जी कंजर्वेशन है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम माइनस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। समझ में आया? देखिए, हम वही एग्जांपल ले रहे हैं बोतल वाला, और इस बोतल के जो मुंह पर हमने क्या बांधा था, यहाँ पर बैलून बांधा हुआ था। जब हीट ट्रांसफर हुई तो इस इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? जितनी आपने हीट दी है माइनस जितना यहाँ पर इस बैलून को फुलाने में वर्क डन हुआ है ना। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। गेट इट? इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ? H minus W. Examples: consider a ball falling from the roof of the building. When at top of the building, the ball has only potential energy, and then when it starts falling, potential energy decreases and kinetic energy start increasing. At the ground, it has only kinetic energy. है ना। ये एक एग्जाम्पल दिया है इसने, लेकिन मुझे नहीं लगता इस एग्जाम्पल का यहाँ कोई लेना देना है ना। ठीक है, तो ये चेंज हुई ना यहाँ पर एनर्जी, पोटेंशियल से सारी एनर्जी चेंज हो गई। ये अपन यहाँ से बॉल को गिराते हैं, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, है ना। बॉल को जब अर्थ पे गिराते हैं तो यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, और दोनों इक्वल अमाउंट में होती है, यानी चेंज हो गई एनर्जी। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो कितना होगा? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम माइनस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ओके, मैथमेटिकली जो डेल क्यू है, हीट सप्लाई हुई, वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हीट सप्लाई जितनी हुई है वो। डेल यू क्या है? डेल यू इज द इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम
in the surrounding. In the surrounding, some part of heat supplied get lost, and remaining part is the work done on the surroundings. The remaining part is used up to increase or change the internal energy of the system. कुछ सब जैसे जितनी हीट देते हैं कुछ तो खो जाती, कुछ तो लॉस्ट हो जाती, कुछ किस में आती है, वर्क डन के काम में आती है ना, जैसे बैलून फुलाने के काम आई, और जो रिमेनिंग थे वो कहाँ यूज होती है, इंक्रीज और चेंज इन द, इंक्रीज नहीं कह सकते, डिक्रीज भी कह सकते हैं अगर वहां से हम हीट वापस ले रहे हैं तो, लेकिन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. कंसीडर ए सिस्टम वो इनिशियल स्टेज P1 V1. इसको कंप्लीट करने के बाद आज ये लास्ट है अभी, है ना, P1 V1 एंड फाइनल स्टेट P2 V2. Del U is the change in the internal energy of the system to change from initial stage to final stage. ठीक है, del U आपको समझ में आया. P1 V1 P2 V2 आप लोग जानते हो. P2 V2 अगर फाइनल स्टेज है, P1 V1 इनिशियल स्टेज है. Initial energy, internal energy is a state variable, which means it is path dependent, independent. It does not depend how state changes from initial to final. Internal energy को इससे कोई मतलब नहीं है क्या किस प्रोसेस से उसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, बट द वर्क डन एंड हीट इज पाथ डिपेंडेंट. इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पाथ चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. है ना, इनिशियल जो स्टेट है उससे फाइनल स्टेट आने में कैसे चेंज हुआ, ये वर्क डन और हीट तो दोनों पाथ डिपेंडेंट है ना. अच्छा, the internal energy doesn't depend on how the system has changed from initial state to final state. It only depends on how it reached from, है ना, कितना हुआ, how नहीं, how much. It only depends on how it reached from initial stage to final. यानी ये केवल initial stage और final stage पे ही डिपेंड करता है. इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पर कैसे ये इसने अपनी स्टेट चेंज की. तो ये तो वही फॉर्मूला है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू, है ना. दिस कंक्लूड्स डेल क्यू इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी. भाई हीट और वर्क डन तो पाथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, डेल यू, और डेल यू क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है. ये दोनों पाथ डिपेंडेंट है, बट इनका जो डिफरेंस है वो पाथ इंडिपेंडेंट है. पहला केस, system undergoes a process such that del U is equal to 0, which means internal energy is constant. अब की बार क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रही. एक केस ले रहे हैं हम, फर्स्ट एक सिचुएशन ले रहे हैं जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे का पूरा जितना हीट ट्रांसफर हुआ वो वर्क डन में चेंज हो गया, वर्क में चेंज हो गया, वर्क करने में काम आ गया, और इंटरनल एनर्जी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ. सेकंड केस 2 लेते हैं. सिस्टम इज ए गैस इन द सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन. बाय मूविंग द पिस्टन वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. इफ वी मूव, यानी अगर हम पिस्टन वाला जो देखा था डायग्राम, हमने पिस्टन वाला डायग्राम कैसा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गैस भरी हुई है, इसमें जस्ट ए मिनट, मान लीजिए कि यहाँ पर इसके अंदर एक जगह यहाँ पर यहाँ गैस भरी हुई है, यहाँ पर गैस है, और यहाँ मैंने एक पिस्टन लगा दिया है. ठीक है, ये इस तरह का एक पिस्टन यहाँ पर मैंने लगा दिया. अगर मैं इस पिस्टन को अगर मैं चेंज करता हूं तो इसका मतलब मैं इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूं. जब मैं पिस्टन को इस साइड में ले जाऊंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना. लेकिन जब हम पिस्टन को चेंज करेंगे तो इसका मतलब पिस्टन को जब मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा वहां. तो वर्क डन कितना हुआ, डेल डब्ल्यू. ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये पिस्टन दिया हुआ है ना, पिस्टन दिया हुआ है, और डेल डब्ल्यू कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स तो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया. तो इसका मतलब डेल डब्ल्यू हो गया पी डेल वी. करेक्ट. Therefore, by the first law of thermodynamics, del Q is equal to del U plus P del V. Del V क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम.
Heat and work are two distinct modes of energy transfer to a system that results in the change in internal energy. Heat is energy transfer due to temperature difference between the system and the surrounding, or work is energy transfer brought about the means. है ना? कैसे लाए वर्क डन? वर्क डन से कैसे चेंज किया हमने? मूविंग द पिस्टन बाय राइजिंग और लोअरिंग, या तो हमने पिस्टन को ऊपर उठाया या नीचे किया, है ना? That do not involve such a temperature difference. ये टेम्परेचर डिफरेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना भाई. वर्क डन तो टेम्परेचर डिफरेंस में इक्वल इन्वॉल्व नहीं होता, बट हीट जब कब आती है? जब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, काफी बचा हुआ है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. काफी कुछ हो गया है. मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनसे नोट्स बनाइए. सबसे पहले इनके नोट्स बनाइए, आराम से इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, इसके नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद आप एक एक चीज को क्लियर करें, दोबारा याद करें. आज हमने काफी कुछ थ्योरी, अब आपके जितने भी फिजिक्स है उसमें थ्योरी बहुत है, केवल थ्योरी को ही हम स्टडी करेंगे यहाँ पर. अब क्या होगा? थ्योरी ही स्टडी होगी, ठीक है? थ्योरी को स्टडी करेंगे. ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, बहुत कम फॉर्मूलाज है, तो हमारे लिए एक बढ़िया है कि हम ज्यादा से, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आएगा, उसके अंदर भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना? ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा. अच्छा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.